अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनेंस का। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना चाहते हैं क्या होती है और उसकी किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको सीखने वाले हैं। और अगर आप कुछ और देखने हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन हम करेंगे, इसकी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से निकलती है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल। कॉस्ट को जानने से पहले हमें कैपिटल को जानना होगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। वो आप डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे करते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? या आप लोन लेते हैं, या आप शेयर इशू करते हैं, या आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर से या किसी भी तरह से कोई इक्विटी या आपके पास पहले पैसा पड़ा उसको लेकर आके बिजनेस में शुरू करते हैं। तो वो आपका होता है कैपिटल। वो जब कुछ आपने लोन लिया, कुछ शेयर इशू किए, तो जो मिलके बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। वो आपका क्या बना देता है? स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, कि ये इतने चीजों से मिलके ये कैपिटल बना है हमारा। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास उसकी कॉस्ट होती है। आपने कहीं से लोन लिया, बैंक से कुछ पैसे लिए, वो आपको फ्री में तो नहीं मिल गए ना, बैंक ने तो आपको दे दिए। आपने कुछ पैसे उसको पे करने हैं, वो इंटरेस्ट की सूरत में पे करोगे। जो आप पैसे पे करते हो वो आपके लिए क्या हुई? कॉस्ट हुई, आपको खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो जो आगे से ले रहा है उसके लिए तो ये बेनिफिट ही है। इसी तरह से जब आप शेयर इशू करते हो तो आप दूसरे पर्सन को डिविडेंड देते हो, अपने शेयर होल्डर्स को। वो डिविडेंड आपके लिए क्या? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपके लिए वो कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट हमने जज करनी है कि वो कितनी कॉस्ट बनती है हमें शेयर लेने पे या हमें लोन इशू करने पे। हम अगर लोन लेते हैं या शेयर इशू करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है। उस कॉस्ट को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि हम बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा कैपिटल और हम अपने बिजनेस में लगा सकें, लेकिन हमें ये भी तो जानना है ना कि उस पर पैसे कितने पड़ेंगे, हमें कितनी कॉस्ट आएगी। उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन को अगर मैं बताऊं तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग हो सकती है वो आर द कट ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, इसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं, इसको हर्डल रेट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, रिक्वायर्ड रेट भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो जो मिनिमम रेट होता है उसको हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर इन्वेस्टेड फंड। जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, कुछ ना कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हमारी ये कॉस्ट है। ठीक है, इस अर्निंग करने के लिए जो पैसा लेना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कि हमारी कॉस्ट है। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस पहले देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस को देख लें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ताकि आपको उसका बैकग्राउंड समझ आए। हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, कैपिटल बजटिंग आपको मैंने पूरा टॉपिक सिखाया था कि उसमें जब आप कैपिटल बजट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहां पे आपको ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट से अगर मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो जो कॉस्ट आपकी पड़ रही है वो आपकी कितनी पड़ी है? 10% पड़ रही है, 14% पड़ रही है, 15%। तो ये चीज आपको क्या हेल्पफुल करती है आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर। फिर है हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया कि लोन से, शेयर से, इक्विटी से, इन सब चीज़ों से मिलके आपका क्या बनता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। जी मेरे इतनी इतनी चीज़ों से मैंने पैसा इकट्ठा करके अपना स्ट्रक्चर बनाया है, कैपिटल बनाया है। तो उसमें हेल्प आउट करता है कि आपको ये पता करवाने में कि अच्छा अगर मैं लोन लूँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, या मैं अपनी इक्विटी को शेयर करूँ, इशू करूँ, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किसमें मुझे कम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। उसके लिए भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्पफुल रहती है। फिर है हेल्पफुल इन एवेलुएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी है, आप देखना चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, कंपनी की फाइनेंशियली कितना ग्रो कर रहे हो, तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी तब भी आपको हेल्पफुल रहती है। फिर है बेसिस फॉर द फाइनेंशियल डिसीजंस। आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हो किस चीज़ के? वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना देना है। तो अगर आपकी डिविडेंड पॉलिसी ये हो कि आपने जो है वो 12% डिविडेंड देना जी अपने शेयर होल्डर को एनुअली, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कॉस्ट पड़ रही है 14%, या आपकी कॉस्ट पड़ रही है आपको जो 10% पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको देखते हुए, अपनी कॉस्ट को देखते हुए, फिर उनको ये ना हो कि आप 14% डिविडेंड दे रहे हो और 12% जो है वो आपकी कॉस्ट हो, या 12% आपको कॉस्ट पड़ रही है तो आप ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो मतलब आपको एनालाइज करना है कि आपको कहाँ पे सूटेबल रहेगा, आपको ये डिविडेंड पॉलिसी में, वर्किंग कैपिटल में ये हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, इन चीजों को देखना है, उसकी तरफ आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास 4 तरह के होते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, फिर है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, फिर है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये 4 तरह के सोर्सेज हैं, इन 4 तरह से हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। हम बेसिकली क्या चेक करना चाहते हैं कि इन सारों से मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बना है, इन सब को मिला के मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे इनकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो तब तक आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं पता होगी। पता होगी तो एवरेज निकलेगी ना, उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज, जो कि आपने बहुत नाम सुना होगा, वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली इनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है कि जो आप डेट लेते हो, लोन लेते हो, डिबेंचर इशू करते हो या बॉन्ड्स इशू करते हो, जो भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसको आप कहते हैं कि कॉस्ट, उस पे जो आप पे करते हो, जो इंटरेस्ट पे करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट 2 तरह से हो सकती है, एक तो इररिडीमेबल और एक रिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल क्या होते हैं, ये आपके डिबेंचर हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि डिबेंचर रिडीमेबल भी होते हैं और इररिडीमेबल भी होते हैं। इररिडीमेबल का मतलब ये है कि मैच्योरिटी पीरियड नॉट नाउ, जिसमें आपको ये ना पता हो कि इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कब है, ये कितने साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इररिडीमेबल, यानी इसको परपेचुअल भी कहते हैं, परपेचुअल। ठीक है, ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये आपके डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। फिर हम इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला इसको किससे हम डिनोट करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लें, के डी। के भी लिखते हैं, कुछ लोग आर लिखते हैं, आपकी बुक में जो लिखा हो आप उसको फॉलो कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई। आई का मतलब है इंटरेस्ट, 1 माइनस टी। 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी लिखा है। एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स। मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में भी समझाता हूं। अच्छा, ये 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स। हम जब भी अपने चीज़ों को देखते हो तो पहली बात तो ये देख लो कि जो इंटरेस्ट होता है ये टैक्स डिडक्टिबल होता है। इस टैक्स डिडक्टिबल का क्या मतलब है, टैक्स डिडक्टिबल का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कर देना होता है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं करते। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लें आप। सपोज करें 2 कंपनीज हैं हमारे पास जिसकी दोनों की इनकम है 120 दोनों की इनकम है, और ये EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सपोज करें कि एक कंपनी का इंटरेस्ट जो है इस कंपनी का वो है 20 रुपीज, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120। ये कौन सी इनकम आ गई, अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गई, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ गया टैक्स। टैक्स सपोज करें 40% है, अगर 40% है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40% हमारा टैक्स है, तो इसका कितना 40% आएगा, 40 आ जाएगा। तो ये कितने बचेंगे 60। इसका भी 40% है तो ये कितना आ जाएगा 48। तो यह यहाँ पे क्या बच जाएगा 72। अब ये हमारे पास क्या आ गई, अर्निंग आ गई है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक कंपनी की आई 60 रुपीज, एक ही कंपनी की आई 72 रुपीज, जबकि इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना था, यहाँ पे 20 रुपीज हमने इंटरेस्ट भी दिया, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 12 रुपीज का, और यहाँ पे इंटरेस्ट हमने कितना दिया 20 रुपए का। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस कम क्यों आ रहा है, इसकी वजह यह है कि जो इंटरेस्ट होता है ये टैक्स डिडक्टिबल होता है, इसमें से हम अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम इसको इनकम में से पहले ही इंटरेस्ट दे देते हैं, उसके बाद टैक्स चार्ज किया जाता है। समझ आ रही है ना बात, टैक्स बाद में चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पॉकेट पे जो इफेक्ट है वो कम से कम पड़ता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल है। अगर तो क्वेश्चन में आ जाए आपको कि बिफोर टैक्स निकालें, तो फिर ये 1 माइनस टी को हटा देंगे, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और अगर आपके पास ये आए कि आफ्टर टैक्स निकालें, तो फिर आपने इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड को भी अंडरस्टैंड कर ले। नेट प्रोसीड क्या होता है, नेट प्रोसीड वो वैल्यू होती है जो आपकी बॉन्ड को, सिक्योरिटी को, डिबेंचर को सेल करने के बाद आपको मिलती है, उसको आप क्या कहते हैं, नेट प्रोसीड। अब सपोज करें आपने 100 रुपए का या 1000 रुपए का एक बॉन्ड इशू किया है,
बॉन्ड की वैल्यू है 1000 रुपया, फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है। लेकिन जब आपने इसको इशू किया तो इशू करने पे आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ी, कुछ फ्लक्चुएशन कॉस्ट हो सकती हैं, कोई भी खर्चा हो सकता है, ब्रोकरेज फी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है, कोई भी ऐसी फीस हो सकती है। उसको आप सपोज करें वो इसमें से 2 रुपये वो निकल गई और एक कॉस्ट थी आपकी वो भी 4 रुपये निकल गई, तो ये आपको कितने मिले, ये 20 ये 40, तो ये आपको कितने मिले, ये इसका मतलब आपको 940 रुपये मिले। आपने कितने का इशू किया, 1000 रुपए का, लेकिन आपको मिले कितने, 940। वो जो 940 है वो आपकी क्या है, नेट प्रोसीड है, ठीक है, जितने पे सेल हो के आपको पैसे मिले। आप इसको अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये एनपी को हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। अब आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि इसको कहते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको अमाउंट रिसीव्ड, तो नेट प्रोसीड उसको, जो फेस वैल्यू है इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे, जो आप अमाउंट रिसीव करोगे उसको कहते हैं नेट प्रोसीड। आपकी बुक में एनडी भी लिखा हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको होप्स हो कि इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगी, ये है इररिडीमेबल। अब हम चलते हैं रिडीमेबल पे। रिडीमेबल का मतलब होता है जिसमें मैच्योरिटी पीरियड आपको पता होता है, ठीक है। तो जब मैच्योरिटी पीरियड पता होगा तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला है, अगर बिफोर टैक्स होगा तो 1 माइनस टी को हटा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, प्लस आरवी। आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू, जिस पे आपने वो जो बॉन्ड था इशू किया था, जो उसके ऊपर लिखी हुई है, जब वो रिडीम होगा, जब वो मैच्योर होगा, तो आपको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, रिडीमेबल वैल्यू होगी। चाहे आपको कम पैसे मिले, चाहे आपको 940 मिले, आपने 1000 का इशू किया था, लेकिन आपको जो फेस वैल्यू है वही पे करनी है। इसको क्या कहते हैं, रिडीमेबल वैल्यू कहते हैं, समझ लो इसको। माइनस नेट प्रोसीड एनपी डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, जितने साल उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो आ जाएगी। डिवाइड करेंगे सबको, आरवी वही यही वाली आरवी आ जाएगी, ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड एनपी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको दूसरी तरह से पढ़ूं तो ये रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड को मैंने आपको बताया कि अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट इशूड अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है, इसके साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कॉस्ट ऑफ डेट के गिटमैन की बुक से क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इसके फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने ले लिया जो कि आपकी गिटमैन की बुक में से फाइनेंस की मैंने क्वेश्चन लिया है। ये 9th चैप्टर है और 4th क्वेश्चन नंबर है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ डेट का सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, जिसमें हमारे पास एन जो है वो 20 ईयर्स है और पार वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 1000 बताई गई है। टैक्स ब्रैकेट जो बताई गई है वो 40 है। फी बताई गई है $25, डिस्काउंट है $20, कूपन रेट हमारे पास है 9%। तो ये क्वेश्चन है जो कि केस ए है हमारे पास, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ हम ये सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास KD है, कॉस्ट ऑफ डेट है, ये मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन भी कर दिया। ये इररिडीमेबल का है। इररिडीमेबल तो बहुत सिंपल है ना, कि माना कि आपको इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम पीरियड मालूम नहीं है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड। तो एक क्वेश्चन है, सपोज करें उसमें आपको इंटरेस्ट दिया गया हो, इंटरेस्ट अगर हो 10% हो पार वैल्यू पे, ठीक है, वो पार वैल्यू हो उसकी 1000, तो 90 आ जाएगा। तो ये 90 इंटरेस्ट आ गया, 9% हो, ठीक है, और 1 माइनस टी टैक्स है, तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 100, मतलब कि 100 में से 40% जो है वो टैक्स है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं बेसिकली। तो ये क्या आ जाएगा, 0.40, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एनपी का मतलब क्या है, नेट प्रोसीड। मैंने आपको पहले बताया कि नेट प्रोसीड वो होती हैं जितने का, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है ना 1000 रुपया पार वैल्यू, और नेट ये पार वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी है, जिसपे हमने इसको इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये देखें कुछ फी कट गई 25 रुपए, डिस्काउंट भी निकल गया 20 रुपए, तो इसका मतलब उसको कितने मिले, उसको तो मिले 955 रुपीज, ठीक है, 9000 का इशू करके 955 उसको मिले। तो वो आपकी क्या है, नेट प्रोसीड है, जो एक्चुअल अमाउंट आपने रिसीव की वो यहाँ पर आएगी, जैसे कि 955। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बताने के लिए। तो अब आप इसको सॉल्व कर ले, तो आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ जो डेट आ जाएगी इररिडीमेबल, जिसमें आपको टाइम पीरियड मालूम नहीं होता। तो ये आपको टाइम पीरियड मालूम है, यही क्वेश्चन है गिटमैन की बुक में भी, इसी फॉर्मूले पे आपका सारा फोकस है। इस पे नहीं है तो मैंने इसका कोई क्वेश्चन और कोई ऐसे नहीं लिया, तो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 20 ईयर्स है, पार वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये है हमारे पास KD, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट। तो आपको जो 9% है वो दिया गया है, कूपन रेट कितना दिया गया है, 9%। तो 9% 1000 पे आप निकाल लो पार वैल्यू पे, तो कितना निकलेगा, 90 रुपीज,
ठीक है, ओके। आगे 1 है, 1 का मतलब मैंने आपको बताया 100 होता है, 1 को हम 100 से नोट करें। टैक्स कितना है, 40% की ब्रैकेट है, जो जो आता जा रहा है 0.40, डिवाइड करके लिखेंगे आप परसेंटेज में है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू जिसपे हम उसको वापस करेंगे, पार वैल्यू, तो पार वैल्यू कितनी आएगी, 1000, ओके, 1000 माइनस हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एनपी। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, जो मैंने आपको बता दिया, 1000 में से आप ये फी माइनस करोगे 25 रुपीज, और ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी हो सकता है और प्रीमियम भी हो सकता है। प्रीमियम का मतलब आपको महंगा मिला है, ठीक है, ज्यादा पैसों में मिला है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लस लिखा होगा, इसके साथ माइनस लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये दोनों कितने बन गए, 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 955 आ जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा, ये एन जो है वो कितना है, वो यहाँ पे 20 ईयर्स है, तो ये आ गया 20। यहाँ पे हम लगाएंगे इसके इक्वल आएगा साइन यहाँ पे, और 1000 प्लस 955 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल वेज में, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KD इज इक्वल टू, अब इस सारे को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये आफ्टर टैक्स का है। मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में पूछा था बिफोर टैक्स, तो आप ये जो 1.1 माइनस ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देंगे, बाकी सारा सेम एज इट इज आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर वाली सारी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 56.25 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लें, प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, एवरेज आ जाएगी, ये आ जाएगा 977.5, ओके। तो KD हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, डिवाइड करें तो ये आएगा 0.0575। इतना भी ठीक है, लेकिन आपको अगर परसेंटेज में लेकर आना है तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियस सी बात है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.75%। ये आपका क्या निकला है, कॉस्ट ऑफ डेट निकला है, जो कि आपने निकाला। अगर हम डेट लेते हैं तो हमें ये पड़ता है। और एक बात याद रखें कि जो डेट है ये चीपर सोर्स है। मैंने आपको बताया कि इस पे इंटरेस्ट हम दे देते हैं तो वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है, इसलिए ये हमें चीपर पड़ता है, सस्ता सोर्स पड़ता है डेट के साथ अपना कैपिटल बनाने में। तो डेट के साथ भी कैपिटल होना चाहिए। तो ये है, हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर बिफोर टैक्स होता तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते, बाकी क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करते। तो ये सिंपल के साथ, ये इसके साथ ये केस ए मैंने सॉल्व किया है, आप इसके बाकी केसेस सॉल्व करें। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट हैं, जो आपकी बुक में कुछ बिफोर टैक्स मांगे गए हैं, कुछ आफ्टर टैक्स, तो उनको सॉल्व कीजिएगा, इसी फॉर्मूले के साथ सॉल्व होंगे। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो उसको हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसके बाद जो दूसरी हमारे पास कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक सेम होती है। प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है कि इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होगी वो फिक्स आपको एक अमाउंट में डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। तो फिक्स डिविडेंड के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको और कोई फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, एक रिडीमेबल होते हैं और एक इररिडीमेबल होते हैं। तो इसको KP से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू, ये इसका मतलब है PD, इसका मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड जितना भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड जो भी होगा, मतलब आज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आज के साल आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक साल के बाद आपको जो मिलेगा वो D1 होगा, उसको आपका कहते हैं आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। डिवाइड बाय PO, PO का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक की प्राइस चल रही होगी, जो एक मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्राइस ऊपर लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे कि 100 रुपए का है, लेकिन मार्केट में वो 110 रुपए का चल रहा है, तो वो प्राइस यहाँ पर आएगी 110 रुपया, जिसको हम नेट प्रोसीड्स भी कहते हैं। तो ये वो वाली प्राइस है। सिंपली आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड कर देना है अपने ये स्टॉक पे, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, पार वैल्यू है। क्वेश्चन ये है हमारे पास 9 चैप्टर का 8 क्वेश्चन नंबर है, केस ए है, उसका पार वैल्यू है $1, सेल प्राइस है 101, फ्लोटेशन कॉस्ट है 9, और D1 जो आपको जो डिविडेंड दिया गया है वो है 11%। तो ऑब्वियस बात है, जो उसकी पार वैल्यू पे ही आप डिविडेंड को कैलकुलेट करोगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो कितना आएगा, पार वैल्यू पे अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा 11%, तो 11 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है। अब
पार वैल्यू तो ये है, लेकिन सेल प्राइस कितनी है 101। वो सेल कितने का हो रहा है 101 रुपए का सेल हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कॉस्ट भी है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, डिस्काउंट भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो उसमें से माइनस कर देंगे उसकी सेल प्राइस में से। 9 रुपीज जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी जो आपको मिली शेयर इशू करने के बाद। कुछ खर्चा था वो तो निकल गया, जो एक्चुअल कॉस्ट मिली वो कितनी मिलेगी 92। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगी, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। केस एक ही हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको ये रिडीमेबल है। आपकी बुक में रिडीमेबल के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला का बता देता हूँ कि फॉर्मूला वही है सिंपल जिस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला किया है। यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क था कि यहाँ पे इंटरेस्ट था और ये 1 - t था। 1 - t का मतलब क्या है कि टैक्स था। वो टैक्स इसमें चूंकि नहीं होता, इसमें सिर्फ डिविडेंड होता है, तो हमने उसको उड़ा दिया। उसकी जगह पे क्या आ गया, इंटरेस्ट की जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। बाकी फॉर्मूला सेम है, प्लस आरवी। आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू माइनस पी, ये फेस वैल्यू होती है, ठीक है। फिर लिख देता हूँ यहाँ पे फेस वैल्यू, पीओ जो उसकी करंट प्राइस चल रही है, प्राइस ऑफ द स्टॉक, डिवाइड बाय एन मैच्योरिटी टाइम पीरियड, आरवी प्लस पीओ डिवाइड बाय 2। ये वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन नोट किया इसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं पता था आपका, तो आपने सिंपली उसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड पता हो, जैसे कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये एन जो है ये 20 है, मिसाल ले रहे हैं 20 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये इसकी जो चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो के पी इज इक्वल टू, अब इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, पी डी हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमें मिल रहा है 11, ठीक है, प्लस आर बी हमारे पास 100 उसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू, माइनस पी जीरो कितनी है, जो कि 92 हमने निकाली है कॉस्ट माइनस करने के बाद, एन कितना आ गया 20 आ गया, डिवाइडेड बाय, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने इस तरह से फॉर्मूले में पुट करना है और आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। आप जो है वो केपी निकाल लोगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, दोनों के साथ रिडीमेबल और इरिडीमेबल के साथ यहाँ पे ये वाइंड अप हो जाएगा। तो दो कॉस्ट हम कर चुके हैं, अब हम जो देखते हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं। अब हम नेक्स्ट सोर्स की बात करेंगे, वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि आपको शेयर इशू करते हो, शेयर इशू करके लोगों से पैसा आप इकट्ठा करते हो और उसको कैपिटल अपना बनाते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हो, तो उस पर भी कॉस्ट होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उस पर कौन सी कॉस्ट होती है, जबकि उसका तो रिटर्न पता ही नहीं होता कि कितने पैसे देने हैं, ना कुछ डिसाइडेड होता है ना फिक्स होता है। अगर हो गया तो ठीक है, बोर्ड की मर्जी, अगर अदरवाइज नहीं, उसको कुछ भी पे नहीं किया जाता, ऐसे ही है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए जब हम कॉस्ट निकालेंगे, जब हम ये कॉस्ट निकालेंगे तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो हमने पैसा लगाया, ये जो शेयर बाय किए हैं, इस पे हमें इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, या इतनी एक्सपेक्टेशन जो कॉस्ट होती है उसी कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शामिल करते हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट को बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंडा तो क्लियर हो गया कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, एक होता है विदाउट ग्रोथ और एक ग्रोथ। हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे कि डीपीएस डिविडेंड पर शेयर वाली थ्योरी है और फिर इसकी ईपीएस वाली थ्योरी है, हम सिंपल इसको अंडरस्टैंड करें। एक होती है विदाउट ग्रोथ और एक होती है विद ग्रोथ, ठीक है। इन दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो विदाउट ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला हिसाब हो गया ना, कि सेम आपको हर साल जब ग्रोथ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड में भी कोई ग्रोथ नहीं होती, फिक्स मिलेगा, हर साल फिक्स मिलेगा। और पीछे हम डिवाइड किस पे करते थे, जो उसकी शेयर की वैल्यू होती थी उस पर, करंट मार्केट प्राइस पे। तो सेम इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड की बजाय हम क्या लिख देते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखते हैं, इज इक्वल टू D1। D1 मींस टू से दैट कि डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, D1 हो D0 हो या उससे अगले साल का हो तो सेम ही होगा, क्योंकि ग्रोथ तो उसमें है ही नहीं। तो D1 इज इक्वल टू P0। P0 करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, जो भी उसकी वैल्यू चल रही होती है। सेम प्रेफर्ड स्टॉक की तरह इसका फॉर्मूला है, उसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं।
फिर हमारे पास होता है विद ग्रोथ। विद ग्रोथ का मतलब क्या है कि उसमें हर साल ग्रोथ भी आएगी कुछ ना कुछ, एक वेरिएबल ग्रोथ होती है और एक कांस्टेंट होती है। हम कांस्टेंट वाले की बात कर रहे हैं कि इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ, साथ उसके ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी लिखा है जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है और 11th क्वेश्चन है 9 चैप्टर में से। उसमें हमें दिया गया है कि फर्म ए का डाटा बी सी डी, 3 केसेस है, मैंने सिर्फ 2 केसेस लिए हैं। इसमें हमें करंट मार्केट प्राइस दी गई है, ग्रोथ, डिविडेंड, अंडर प्राइस पर शेयर और फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कुछ डाटा हमें गिवन है। इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म ए का डाटा है, इसको सॉल्व करेंगे। करंट मार्केट प्राइस उसने खुद ही बता दिया जो कि है $50। ग्रोथ कितनी है, 8% ग्रोथ हो रही है। डिविडेंड कितना मिलेगा, D1 जो है वो 2.25 है। और उस प्राइस जो है उसकी अंडर प्राइस जो शेयर मार्केट में चल रहा है वो ₹2 अपनी प्राइस से कम चल रहा है, $2 अपनी प्राइस से कम पे वो अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए था, अंडर प्राइस है। फ्लोटेशन कॉस्ट के जो कुछ भी खर्चा आ जाता है, किसी भी तरह का कॉस्ट आ जाती है, तो वो $1 है। अब ये कहाँ पे सॉल्व होंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन करते हैं कि E इज इक्वल टू हमारे पास है D1 हमारे ये गिवन है क्वेश्चन में 2.25 डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए, P0 चाहिए, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, जो कि पहले ही उसने बता दिया कि करंट मार्केट है जो कि वो है 50। तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, 50 ही लेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि जो करंट मार्केट प्राइस है हम उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कंसीडर कर रहे होते। तो उसने पहले ही बता दिया कि मार्केट के अंदर करंट प्राइस ये चल रही है। अगर वो बताता कि पार वैल्यू ये है और ये खर्चा है, फिर हम उसको उसमें से माइनस करते, जबकि वो तो पहले ही ऑलरेडी बता रहा है कि करंट मार्केट प्राइस है ही उसकी 50। ठीक है, जितने का वो हमें मिला है, जो हमें हमारे पास आई वो हमारे पास 50। तो अब हमारे पास प्लस ग्रोथ कितनी है 8%, तो ये 8% आ जाएगी 0.08। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2.25 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा 0.045 के इज इक्वल टू 0.045 प्लस ग्रोथ है हमारे पास 0.08, तो ये आ जाएगा 12.5। ये 12.5% हमारे पास क्या आ गई, ये कॉस्ट निकल के आ गई है, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। एक्सपेक्टेड जो हमने की थी वो ये कॉस्ट निकल के आ गई। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमने उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। और अगर इसमें ग्रोथ ना होती, ये ना होता ये पोर्शन, तो ये इतनी जो है ये क्या होता है, ये कॉस्ट आ जाती विदाउट ग्रोथ। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको ग्रोथ दी हो तब भी, ग्रोथ नहीं दी तब भी, तो हमने उसको इसी मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास एक मेथड होता है फोर्थ, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये इसी के साथ अंडरस्टैंड करना इसको बड़ा ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है, रिटेन अर्निंग वो होती है जो हम कुछ पैसा, फर्म ने बिजनेस अर्न किया, उसमें से कुछ पैसा बचा, टैक्स टुक्स देने के बाद, सब शेयर होल्डर को डिवाइड करने के बाद कुछ पैसा रिटेन कर लिया गया, रख लिया गया, बच गया। वो पैसा किसका है, ना तो वो प्रेफर्ड डिविडेंड्स का है, वो किसका है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का है। ठीक है, जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं उनका वो पैसा है, तो कंपनी ने उसको अपने पास सेव रख लिया। अब अगर हमने एज अ फोर्थ सोर्स उसको यूज करना है, अगर नई कंपनी बनी है तो वो वाला सोर्स नहीं यूज होगा, रिटेन अर्निंग का ये सोर्स नहीं यूज हो सकता अगर नई कंपनी बनी है। और अगर पुरानी है तो ये रिटेन अर्निंग उसके पास पड़ी होगी, वो इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगा सकती है। अब कौन लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि ये रिटेन पैसा कंपनी अपने पास रख ले, वो वही लोग होंगे जिन्होंने कॉमन स्टॉक खरीदे होंगे, क्योंकि उन्हीं का ही पैसा ज़्यादा होगा। अगर उनका पैसा उसके पास पड़ा रहेगा तो उनको ज़्यादा बोनस मिलेगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट है या उनको वो पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा रिटेन कर लेती है। तो जब वो रिटेन कर लेती है तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स का ही है। तो इट मीन टू से दैट कि जो हमारा की है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाती है। ये दोनों सेम हो जाती हैं क्योंकि उन्हीं का ही पैसा है। अगर वो डिवाइड भी करेंगे तो किनके पास जाएगा, कॉमन स्टॉक वालों के पास। तो कॉमन स्टॉक वाले उसी पैसे को दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा, फिर भी कंपनी को सेम तरह की कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जहां आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आए या रिटेन्ड अर्निंग आए, मीन्स टू से दैट आपने ये इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए जो मैंने आपको बताया है, इसी के साथ ही दोनों के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तब आएगा जब कंपनी ये करे कि वो रिटेन करने की बजाय, रिटेन तो उसने कर लिया, वो क्या करती है, कुछ नए कॉमन स्टॉक इशू कर देती है।
ठीक है, कुछ नए सिक्योरिटीज इशू कर देती है। जब वो नई सिक्योरिटीज इशू करेगी तो डेफिनेटली सी बात है उसको कुछ ना कुछ खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो खर्चा क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि प्राइस अंडर प्राइस होगी या फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है, ये किसी भी तरह का उसको खर्चा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। जो कॉमन स्टॉक इशू करने की, नए शेयर इशू करने की जो कॉस्ट आती है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये उसके लिए यूज होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर। अगर रिटेन करने के बाद वो कंपनी क्या करती है कि नया शेयर इशू कर देती है, तो ये वाला फॉर्मूला KN = D1 डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय NN। ठीक है, NN का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर प्लस G ग्रोथ। इसको KN भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे KN भी कर लें, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर प्लस ग्रोथ। अब इसको फाइंड आउट आपने किस तरह से करना है। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है KN = अब ये जो KN है ये निकलेगा कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से लिख रहा हूँ। D1 = KN का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर। तो जो सिर्फ आपकी जो पुरानी कॉस्ट होगी, ये जो करंट मार्केट प्राइस होगी, ये P0 जो है, ये वाला, ये जो P0 है प्राइस है, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को। किसको माइनस कर देंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट या कोई भी और कॉस्ट हमें मिलती है तो हम उसको 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, उसका न्यू जनरेट हो गया कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें से हमने 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, अंडर प्राइस शेयर कॉस्ट जो भी है वो उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि एक तो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटेन अर्निंग फाइंड आउट करनी है, दूसरा आपने कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर फाइंड आउट करनी है। तो इसी में फाइंड आउट करते हैं। KN = D1 उसने दे दिया, पहले ही केस का हम फाइंड आउट करें, 2.25 डिवाइडेड बाय P0 कितना है, ये दिया गया है, करंट मार्केट प्राइस 50, और हमने बताया कि फ्लोटेशन कॉस्ट या कोई भी जो खर्चा है न्यू सिक्योरिटीज को, न्यू कॉमन स्टॉक इशू करने का, उसको हम माइनस करेंगे तो 1 भी माइनस हो जाएगा और 2 भी माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल कितने माइनस हो गए, 3। 50 में से 3 गए, यहाँ लिख लेते हैं, चलें 50 - 3 चले गए, तो बाकी कितने बच गए, 47। इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 47 रुपीज़। तो प्लस साथ में ग्रोथ भी है, तो ग्रोथ हमें है 8%, तो 0.08 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 47, तो ये हम निकाल लेंगे 0.47 प्लस करेंगे 0.08 इसमें 0.08, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.12। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 के साथ, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगी KN = 12.78%। ये हमारे पास कॉस्ट, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, जब आप इसको करेंगे तो ये 0.12 इतनी आ रही होगी। तो इसको आपने, ऑब्वियस बात है कि आपने 100 के साथ परसेंटेज लेकर आने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी KN, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। अगर आपको इशू करने पड़ जाते हैं तो आपने उसको इस तरह से करने हैं, इस फॉर्मूले में। ठीक है, सिंपल सिर्फ हमने क्या करना है कि जो करंट मार्केट, फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, तो करंट मार्केट प्राइस होगी जो आपको सेलिंग प्राइस पड़ती है, जो जिसपे आपको अगर 100 रुपया उसकी है तो आपको अगर 110 रुपया पड़ी है तो वो वाली प्राइस, उसमें आपने फ्लोटेशन कॉस्ट हो या कुछ भी हो, न्यू कॉमन स्टॉक वो माइनस करेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी, उस पर आपने डिवाइड करना है तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड था बेसिकली कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का। क्वेश्चन भी कर लिया है इन डिटेल, हम इसके क्वेश्चंस को किसी और वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मेथड समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमारा अब इसके बाद रह गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो उसी सूरत में निकलेगा जब हम ये वाली कॉस्ट हमें पता होंगी। तो ये अब पता चल गई है, अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी है, ये जी फाइंड आउट करना है। तो जी फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो फॉर्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करते हैं। लिंक आपको शो हो रहा होगा ऊपर, उसको जाके क्लिक करके आप ग्रोथ को फाइंड आउट करना देख सकते हैं। फैक्टर टेबल के साथ भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। हल्का सा बता देता हूं कि जो आपकी अब फ्यूचर वैल्यू होती है और प्रेजेंट वैल्यू होती है, उनको आपस में डिवाइड करें। जो वैल्यू, जो आंसर आपको आएगा उसको आपने फैक्टर टेबल के अंदर देखना है। अगर आंसर 1 से ज़्यादा होगा तो उसको फ्यूचर वैल्यू के टेबल में देखना है, और अगर आपका आंसर 1 से बिलो होगा तो उसको प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में देखना है।
और नंबर ऑफ ईयर्स कितने लेने हैं, अगर 5 साल का डाटा है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ तो 1 साल के बाद ही स्टार्ट होती है, तो 4 रहेंगे, 3 का डाटा है तो 2, 6 का डाटा है तो 5 सालों में देखना है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, अदरवाइज ये जो ग्रोथ जो एक्चुअल निकलती है वो मैंने वहाँ क्वेश्चन आपको बताया हुआ, उसके साथ आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।